नमस्कार दोस्तों, हाय दिस इज़ हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो का जो आपका टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 12th के लिए, ठीक है। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें सिर्फ ना ही बुक से बल्कि बाहर से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पर जब तक आप बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ सकते तब तक आप बाहर से क्वेश्चन अटेंड यहाँ पे नहीं कर सकते। ये चैप्टर नंबर 12 है आपका, संदीप प्रसाद की बुक है, ठीक है। चैप्टर्स बैक टू बैक आपके पोस्ट हो चुके हैं, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर के आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आपको यहाँ पे 5 पार्ट्स में इस चैप्टर को तोड़ा गया। सबसे पहले कि आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग जानेंगे मात्र, फिर वो आपको पढ़ाना चाहेगा मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर वो आपको पढ़ाना चाहेगा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर वो आपको पढ़ाना चाहेगा ऑटोनॉमस एंड द अकोमोडेटिंग आइटम्स। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और फिर वो आपको पढ़ाना चाहेगा डेफिसिट या फिर जो आपका डिसइक्विलिब्रियम होता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर उसको, यानी कि इसने आपके चैप्टर को 5 हिस्सों में तोड़ रखा है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है। अगर पॉसिबल हो तो एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसकी मीनिंग से लेके, ठीक है। तो कहता है कि एवरी गवर्नमेंट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जितने भी देश में सरकारें हैं, मतलब जहाँ जितने भी देश हैं, हर अपने देश की अपनी एक सरकार है, वो जितना भी ट्रांजैक्शंस करती है, जितना भी लेन देन करती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी बचे हुए देशों के साथ, वो सबका सब कुछ वो टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं। दिस रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसी चीज़ को उन्होंने क्या दर्शा दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट दर्शा दिया। थोड़ा और इसको बेहतर तरीके से देखते हैं और देखते समझते हैं क्या है। इसलिए कहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अभी आपको महसूस होगा कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वो बिल्कुल आपने जो इलाका आपकी जो अकाउंट्स होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट वाला कंसेप्ट होता है, बिल्कुल वैसे रिकॉर्ड की जाती है। इसलिए उसने उसके साथ अकाउंटिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। दैट प्रोवाइड सिस्टमेटिक records of all the economic transactions between resident of a country and the rest of the world in a given period of time. Okay, नहीं आया समझ पे, दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, या अगर मैं इसके आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रीडिफाइन करूँ तो उसमें क्या आएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, बात है गिवन पीरियड ऑफ टाइम की। आपका गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, मान के चलिए 1 अप्रैल से लेके, यानी कि साल के 1 अप्रैल से शुरू करिए और अगले साल के 31 मार्च को आप उसे क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो 1 साल के भीतर भीतर, ठीक है, आपके देश जो आपका रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री होता है, ठीक है, आपके देश के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को आप जिस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, वो जो तरीका है बेसिकली क्या है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। एक बार वापस से रिकॉल अजीब लगेगा बट स्टिल, कि 1 साल के भीतर भीतर आपका देश, से एग्जांपल इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी लेन देन होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें पैसे के लेन देन की बात आती है, आप उसको एक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एक सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वही जो चीज़ है वो आपका क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिटरली तोड़ सकते हैं कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। और क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैसे करेंगे, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स आपको डेबिट और क्रेडिट की एक सिस्टमेटिकली नॉलेज देता है। अब वहाँ पर रिकॉर्ड किस चीज़ को करेंगे, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको। ट्रांजेक्शन्स किस किस के बीच में हो रही हैं, तो वो हो रही हैं एक देश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। तो ये सिर्फ आपकी डेफिनेशन है जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पे इसको सिखाना चाहेंगे। इन्होंने इसको थोड़ा सा और रीडिफाइन करा है, एक और इसको छोटी सी डेफिनेशन में तोड़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट, ठीक है, समरी स्टेटमेंट इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बिटवीन रेजिडेंट यानी कि आपका देश एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली क्या होता है आपका 1 ईयर होता है, ठीक है। तो उन्होंने भी सिंपल से कह दिया कि 1 साल के भीतर भीतर जो आपका देश है, जो आपका रेजिडेंट है और जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी एक समरी स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको लिखित तौर पे सारा मिल जाएगा, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बार बार शब्द इस्तेमाल कर, रेजिडेंट कौन होता है, मैंने कभी तक आपके जैसे इंडिया है, आपका देश है, हम आमतौर पर उसको पढ़ते हैं या हम उसको बता रहे हैं। तो हु आर इंक्लूड इन रेजिडेंट, तो कहता है कि रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, यानी कोई अकेला व्यक्ति हो सकता है, फर्म्स हो सकती हैं एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं। हाउ एवर रेजिडेंट डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, यानी कि आप इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं ऐसे स्टाफ को जो कि डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं,
विदेशी फॉरेन मिलिट्री के, ठीक है, पर्सनल लोग हैं, विदेशी टूरिस्टर हैं, माइग्रेटरी वर्कर हैं, या फिर आपकी जो फॉरेन कंपनीज़ की जो ब्रांचेज हैं उनके लोग हैं, इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आप एक देश के अंदर हैं, अगर आप देश के अंदर होके तो आपके वो सभी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं, बस इनको छोड़ दीजिए। डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, कोई विदेशी टूरिस्टर है, कोई माइग्रेटरी वर्कर है जो माइग्रेट करके यहाँ पे आ रखा है, कोई भी फॉरेन कंपनी की ब्रांच है उसमें लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, भले वो आपके देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं, यहाँ कमाते हैं, खाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप उनको यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। बाकी जो रह जाते हैं हम जैसे लोग, इसलिए मैंने कहा कि एक देश की मैं बात कर रहा था, उस देश में इन लोगों को हटा दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो रह जाते हैं, चाहे वो अकेला व्यक्ति हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी ही क्यों ना हो, वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके रेजिडेंट के अंदर आते हैं। इन्होंने देखिए इसको ब्लैक मार्क कर भी रखा है, ठीक है, तो आपने इसको देखा। अब आप देखिए आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्या होती हैं। तो कहता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफ़र टू द लिटिल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आप देखते हैं कि या तो आप अपना सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा हिस्सा आप सामने वाले व्यक्ति को बेच देते हैं कि अब इस पर आपका अधिकार है। ठीक है, इसको भी इन्होंने कुछ चीज़ों में तोड़ रखा है, जैसे कि सबसे पहला है आपको विजिबल आइटम, ठीक है, दूसरा होगा आपका इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफ़र। तो इन्होंने इसके अंदर 4 चीज़ें ली हैं। तो विजिबल आइटम्स के अंदर क्या आता है, तो कहता है कि दीज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स। विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई दे, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, और उसकी अपनी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है। तो इसीलिए कहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, जिनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और उनको इम्पोर्ट भी कर सकते हो, आप विदेशियों को बेच भी सकते हो, आप विदेशियों से खरीद भी सकते हो। दीज आर कॉल्ड द विजिबल आइटम्स एज दे आर मेड फॉर सम मैटर। ये इनके लिए कहा जाता है कि ये बने हुए होते हैं फॉर सम मैटर और मटेरियल एंड कैन बी सीन, टच एंड मेजर। देख लो आप उसको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, बल्कि आप उसको नाप तोल भी कर सकते हो कि जी ये इतना छोटा है, इतना मोटा है, इतना गोल मटोल है, जैसा भी पॉसिबल है। ओके, देन आप अपना सेकंड देखिए कि आपका इनविजिबल आइटम क्या होता है। विजिबल में तो आपको हो गया, देख सकते हो, छू सकते हो, नाप सकते हो, सब कुछ है, किसी मैटर का बना हुआ है। इनविजिबल में क्या होगा, जो दिखाई ना दे बेसिकली। इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ये क्या कह रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा विच आर गिवन एंड रिसीव। जो आप देखिए सर्विसेज आप दे भी सकते हैं, सर्विसेज आप ले भी सकते हैं। दीज आर कॉल्ड इनविजिबल एंड दे कैन नॉट, ये नहीं हो सकती क्या, ना तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है, ना टच कर सकते हो, ना ही मेजर कर सकते हो। ज़्यादा होगा तो बस आप उसका एहसास कर सकते हो कि हाँ भाई सामने वाले ने सर्विस दी और उसका फ़ायदा हमें मिला। सर्विस होते हुए नहीं देखोगे। अगर आप शिपिंग की बात करते हैं तो आपने विदेशों को सामान मंगवाया, ठीक है, आपके पास तक आ गया, आपने कहाँ जगह कैसे आया, किस तरीके से आया, कोई मतलब नहीं उसका। तीसरा होता है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये वन साइडेड होता है, ध्यान दीजिएगा। यूनिलैटरल वही चीज़ है जो कि वन साइडेड होता है, उसमें इंक्लूड होते हैं आपके गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिस्टेंस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शंस। सिंस दीज ट्रांजैक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम, इसमें कोई भी क्लेम की बात नहीं होगी, क्लेम फॉर रीपेमेंट। दे आर ऑल्सो नोन एज द अनरिक्वाइटेड ट्रांसफर्स। ठीक है, यानी कि अब बात की जिसके अंदर क्या है कि यूनिलैटरल ट्रांसफ़र उन ट्रांसफर्स को कहते हैं जो बेसिकली वन वे होती हैं, आप वो दे भी सकते हैं, आप वो ले भी सकते हैं, ठीक है, वो गिफ्ट इत्यादि हो सकते हैं, पर्सनल रेमिस्टेंस हो सकती हैं, या फिर लोगों का अपना पर्सनल लिए कि भाई हमने आपको दे दिया, दैट्स इट, हमने आपकी हेल्प करा दी, ख़त्म। अब जैसे इन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया कि इंश्योरेंस क्लेम जैसे आपको रिसीव होता है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम के बदले में भी आप उनको कंपनी वाले को कुछ नहीं देते, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप इंश्योरेंस क्लेम वाले को दे तो कुछ नहीं रहे, लेकिन आपका सामान तो पहले ख़राब या जल गया होगा, कुछ तो दिक्कत हुई होगी, ठीक है, ये चीज़ है। चौथा आपका कैपिटल ट्रांसफ़र। तो कैपिटल ट्रांसफ़र रिलेटेड टू द कैपिटल एसेट्स। अब कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है, जिसका असर या तो एसेट्स पे पड़ता है, जो आपकी एसेट्स होती हैं, ठीक है जी, या फिर आपको पड़ता है लायबिलिटी के ऊपर। जब आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ाया गया था तो ये शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, थ्रू बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट। ये भी वही है, जिसका कैपिटल एसेट्स का मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अब वो पैसा आपके पास दो तरीके से आ सकता है, या तो आप अपनी एसेट्स बेच लोगे या फिर आप कुछ उधार ले लोगे। और कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या है, या तो आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो या फिर आप अपना को कर्जा चुका रहे हो, सिंपल, आपकी जेब से पैसा चले गया। तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र वो ट्रांसफर्स होते हैं जिसका असर एसेट्स और लायबिलिटी पे डायरेक्टली पड़ता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक आया भी आपका नॉर्मल। फिर वो कहता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो आपको पढ़ाना चाहेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट
अकाउंट यूज़ द डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपसे कहा था कि जो आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत आसान रहेगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दो तरफा चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता है, वो भी प्रॉपर रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं, सब कुछ जेन्युइन होता है फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक अ टिपिकल बिजनेस अकाउंट। आपका कोई भी टिपिकल बिजनेस अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अपनी भी दो साइड्स होती हैं, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड और एक होती है आपकी डेबिट साइड। ये चीज़ आपको एक नंबर के लिए खूब आराम से जानने को मिल जाती है। ये क्या कहता है कि ऑल इन्फ्लोज का मतलब जो आपके पास आ रहा है ऑफ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। देख रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि ऑल इन्फ्लोज जो सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि जिस भी वजह से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और डेबिट का क्या मतलब होता है, जितना भी आपके पास आउटफ्लो होता है, यानी कि आप अपने फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, आपने कुछ खरीदा विदेशों से तो आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, आपने विदेशों को कुछ बेचा तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो जिस भी वजह से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, वो इनफ्लो, और जिस वजह से आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो आउटफ्लो का रिकॉर्ड होता है डेबिट में। इन द अकाउंट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइक ट्रायल बैलेंस, ये उनका एक चैप्टर होता है। इसका एक सिंपल सा मतलब समझ लिए कि जब आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच हो जाती है हर तरीके से, तो आपका क्या कहलाएगा, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है, वो आपका ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। एज इट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम, हाउ एवर द इकोनॉमिक सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड नॉट बी ऑलवेज इक्वल। ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इक्वल ही आए, पढ़ते हैं इसके ऊपर। इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी, क्या हो सकता है, बैलेंस बी हो सकता है अगर ये इक्वल है, यानी कि जो ये कब हो सकता है आपका इक्वल, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस व्हेन रिसिट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि आपके पास जितने विदेशी मुद्रा आई और जितने आपके पास से विदेशी मुद्रा गई, वो दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। वो हो सकता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से, जो भी रीज़न आपके पास हो सकता है वो हो। सेकंड आपका क्या, सरप्लस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस वाले केस में कब होता है, जब आपके रिसिट्स ज़्यादा होती हैं आपकी पेमेंट से, ठीक है, यानी कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आया ज़्यादा है और आपके पास से गया एकदम। तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो थर्ड आपका डेफिसिट है वो कब होता है, जब आपके रिसिट्स जो है वो कम होंगी आपकी, किससे, पेमेंट से कम होंगी, तब आपको मिल जाएगा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। एक क्विक रिकैप करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो आपके रेजिडेंट यानी कि आपके देश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती हैं। आप इस डेफिनेशन का भी इस्तेमाल फॉर 1 मार्क्स के लिए कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ए बेस्ट। यहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस में 4 चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। विजिबल जो आपको दिखाई दें, आप टच कर सकें, नाप सकें। इनविजिबल जो दिखाई नहीं देगा, टच ना करें, सर्विस एक्सेट्रा। यूनिलैटरल जो वन वे होती है, गिफ्ट वगैरह। और कैपिटल में क्या होता है, जिसका जो असर है वो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा होता है कि इट इज़ ए फ्लो कंसेप्ट। ये आपका कैसे, सबसे मोस्ट बात ध्यान रखिएगा, इट इज़ ए फ्लो कंसेप्ट। आई थिंक ये 1 नंबर के अंदर आ सकता है। अब आप अपना सेकंड देखो, ये है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट से बता दूँ तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ही आपका क्या है, विजिबल आइटम्स, यानी कि जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, मेज़र कर सकते हो, वही है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि ट्रेड किस में होता है, ऑलमोस्ट वैसे तो होता सब कुछ में है, बट विजिबल आइटम्स को यहाँ पे चूज़ किया गया है। तो ये कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। मतलब अगर आप अपने एक्सपोर्ट में से अपने इम्पोर्ट को घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि एक्सपोर्ट आर एंटर्ड एज क्रेडिट आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। मैंने आपसे बोला था कि एक्सपोर्ट जो होता है वो आपका कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से आपके पास फॉरेन करेंसीज आती हैं, दैट्स वाई। वाइल इम्पोर्टेंट और एंटर्ड एज द डेबिट नेगेटिव आइटम्स। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आप उसको कहाँ दिखाओगे, अपने डेबिट यानी कि नेगेटिव आइटम्स में। नेगेटिव क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि उसकी वजह से, इंपोर्ट करने की वजह से आपके पास से जो विदेशी करेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप देख रहे हो कि ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द ओवरऑल सिचुएशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट इन कंट्री, ठीक है। आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स या फिर आप इनको ट्रेड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस।
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट बैलेंस इटसेल्फ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि हर बार ये मतलब जितना आपने एक्सपोर्ट करा है उतना ही आप इम्पोर्ट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी सरप्लस हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, और डेफिशिएट हो सकता है। ये कब सरप्लस हो सकता है? जब आपके एक्सपोर्ट्स मोर देन होंगे किससे? इम्पोर्ट से, यानी कि जब आपके पास विदेशी मुद्राएं, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू कि वो आपके पास से बाहर जाए कम, ठीक है। डेफिसिट कब हो सकता है? जब आपका जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, यानी कि आपने विदेशियों से ज़्यादा माल ख़रीदा तो ज़्यादा फॉरेन करेंसी बाहर दी होगी, उस कंपैरिजन में एक्सपोर्ट आपने कम करा है तो उसकी वजह से आपके पास जो फॉरेन करेंसी है वो कम आई होगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ये डिस्कस का एक पॉइंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू रिलेटेड आइटम। सबसे पहली बात तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। विच आर ऑफन यूज्ड इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो, हाउ दे शुड बी केयरफुली डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर एंड दे डू नॉट हैव द सेम मीनिंग। पढ़ते हैं। सबसे पहले आप उसकी मीनिंग की बात कीजिए। जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की मीनिंग की बात करते हैं तो आप उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को पिक कर लेते हैं। ये कहता है कि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर से विजिबल आइटम्स को लिया जाता है, और अब आप यहाँ पे विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र या फिर कैपिटल ट्रांसफ़र सबको लेते हैं। अगर कैपिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो इनके पास ऐसा कोई नहीं कि डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, बट स्टिल यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है जो आपकी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं। स्कोप की बात करें तो एक नैरो स्कोप है, क्योंकि इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और ये एक वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। सेटलमेंट की बात करें तो ये कहता है कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मीट आउट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपके पास सपोज करें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि आपका इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो आप उसकी भरपाई कर सकते हैं यदि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है तब, ठीक है। यानी कि आप सोचो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत पॉजिटिव है, उस हिसाब से बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, तो आप उसको भरपाई कर सकते हो, बट स्टिल उसका उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। उसका उल्टा नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं कि वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट वो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड की बैलेंस ऑफ पेमेंट के फेवरेबल बैलेंस के साथ जो है सेटल नहीं हो सकता है, ठीक है। देन आपका थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इस कंपोनेंट्स पे आधारित आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। ये कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। ऑल द ट्रांजैक्शन इन बैलेंस, तो दो कैटेगरीज में, सबसे पहले किसमें है? आपके करंट अकाउंट के अंदर, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? तो ये कहता है कि करंट अकाउंट refers to that account या refers to an account which record all the transaction related to export and import of goods and services and unilateral transfer during a given period of time। सिंपल सी बात, आपने चार वो पढ़े थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। पहला आपने विजिबल पढ़ा था, ठीक है। फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा था? इनविजिबल पढ़ा था। और तीसरा आपने पढ़ा था यूनिलैटरल, और चौथा पढ़ा था कैपिटल जो ट्रांजैक्शन है वो। आप उन चार में से आप उस कैपिटल ट्रांजैक्शन को हटा दीजिए, जो शुरू की तीन है उनसे मिलके बनता है आपका कौन सा? करंट अकाउंट। अकाउंट कंटेन द रिसिट्स एंड पेमेंट रिलेटेड टू द ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स। देख रहे हो आप, उन तीनों को लिया इसने, खाली विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को, ये चीज़ के अंदर यहाँ पे आती है। और इसी की वजह से आप यहाँ पे एक बात और पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट जो है इंक्लूड करता है उन ट्रांजैक्शंस को डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ ए कंट्री एंड इज रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट गिव राइज ऑफ फ्यूचर क्लेम। मतलब समझिए, कैपिटल ट्रांजैक्शंस की ही वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी किसी वजह से नहीं पड़ता। ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोली है। अगर आप इसमें कंपोनेंट्स की बात करते हो तो उसमें तीन कंपोनेंट्स। सबसे पहले आपका क्या है कि आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, ठीक है, जो कि आपका विजिबल ट्रेड है, जो आपकी विजिबल आइटम से होता है। अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दे कॉल्ड विजिबल आइटम्स। पेमेंट for import of goods is written of the negative side and receipts from the export show the positive side। मतलब समझिए क्या, जब आपका एक्सपोर्ट होगा इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और जब इंपोर्ट होगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट की वजह से विदेशी करेंसी आ रही है तो वो क्रेडिट होता है,
और जो आपके इंपोर्ट की वजह से विदेशी करेंसी जा रही है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें अकाउंटिंग रूल लगता है कि वो कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपका खर्चा होता है क्योंकि आप विदेशी से माल खरीद रहे हो, तो उसका नेचर क्या हो जाता है, डेबिट। और क्रेडिट क्या होता है, ऑल इनकम्स एंड गेंस, ठीक है, ऑल इनकम एंड गेंस, ये चीज़ के अंदर आ गई। तो जो ऑल इनकम एंड गेंस है उसमें क्या है, उसमें ये है कि जब आप कुछ बेचते हो तो आपके पास पैसा आता है, तो सोर्स ऑफ इनकम तैयार होता है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब इन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत आराम से लिख भी रखा है कि बैलेंस ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज़ नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, या फिर उसको ट्रेड बैलेंस भी कह देते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि ट्रेड बैलेंस के भी दो टाइप हैं, एक हो सकता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कब हो सकता है, जब आपकी पेमेंट, डेफिसिट की बात हो रही है, ठीक है, जो पेमेंट है आपकी वो आपके रिसिप्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि आपकी पेमेंट आपके रिसिप्ट से ज़्यादा होगी। और सरप्लस कब हो सकता है, जब आपकी रिसिप्ट्स ज़्यादा होगी, किससे, आपकी पेमेंट से, यानी कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो वो सरप्लस में आएगा, अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डेफिसिट में आएगा। सेकंड है आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इसको आप इनविजिबल ट्रेड कह सकते हैं। इट इंक्लूड अ लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, जो को आप इनविजिबल कहते हैं, सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप विदेशियों को सर्विस बेचते भी हैं और उनसे खरीदते भी हैं, ये इसका मतलब है। पेमेंट्स आर आइदर रिसीव्ड और मेड टू द अदर कंट्रीज फॉर यूज़ ऑफ दीज सर्विसेज। सर्विसेज आर जनरली तीन तरीके के हो सकते हैं, शिपिंग जो बहुत बड़े लेवल पे है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। पेमेंट फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन द नेगेटिव साइड एंड रिसिट्स ऑन, देखिए आप क्या कहता है वो, ये कहता है कि जो पेमेंट आपकी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, नेगेटिव साइड, रिसिट्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पॉजिटिव साइड। यानी कि जब आप अपने सर्विसेज बेचेंगे तो आपकी इनकम तैयार हो रही है, और इनकम्स को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। यहाँ क्रेडिट का मतलब क्या है, पॉजिटिव, पैसा आ रहा है, और डेबिट का मतलब क्या है, नेगेटिव, उसकी वजह से जो पैसा विदेशी वो हमारे पास से जा रहा है। यही चीज़ वो यहाँ पे आपको सिखाना चाहता है। तीसरा है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप वन वे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या तो विदेशों को गिफ्ट देंगे या फिर विदेशों से गिफ्ट लेंगे। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर आपने इंक्लूड करे थे गिफ्ट, डोनेशन, कोई पर्सनल रेमिटेंस या भी कोई भी अदर वन वे ट्रांजेक्शन्स हो सकती है। दिस रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट विच टेक प्लेसेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न, यानी कि आपको बदले में कुछ नहीं देना, आपको एक तरफा मिलेगा ये। रिसिट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज शो ऑन द क्रेडिट साइड एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द डेबिट साइड। देखिए जब आपको वो मिलती है, यानी कि जब यूनिलैटरल ट्रांसफर आपको फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलती है तब आप वो क्रेडिट साइड करते हैं, और जब आप देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तब आप उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। यानी कि जब आप लोग, आप विदेशी मतलब जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे होते तो आपके पास से पैसा जा रहा होता है, तो एक तरह का खर्चा उसको ट्रीट करते हैं, तो खर्चों को डेबिट करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव साइड है। और जब आपके पास पैसा विदेशियों से आ रहा होता है तो इनकम होता है, तब आप उसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इनकम रिसिट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बात वही है। इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, इसने क्या कर रखा है, इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। यदि आप विदेशों से पैसा कमा के ले आते हैं, ठीक है, अब चाहे वो आपके रेंट के माध्यम से हो, चाहे इंटरेस्ट के माध्यम से हो, चाहे प्रॉफिट के माध्यम से हो, किसी भी वजह से हो सकता है। यदि आपके पास इनकम क्रिएट हो रही है रेंट की वजह से, प्रॉफिट की वजह से, वट एवर जो भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कब होगा, देखिए इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, एक होता है आपका फीफा, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक होता है आपका फीटा, ठीक है जी। ये कब आपका ऐड होगा, जो फीफा होता है उसकी वजह से आपके पास पैसा आ रहा होता है, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वजह से आपके पास पैसा जा रहा होता है, तो आप इसको ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे आमतौर पर लेस। ऐड का मतलब है पॉजिटिव और उसको नेगेटिव का मतलब है वो, तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ क्या होगा, क्रेडिट, और यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या होगा, आपका डेबिट होगा। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। करंट अकाउंट शो द नेट इनकम, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स all the actual transaction of goods and services which affect the income, output and employment of a country। ओके, बिल्कुल सही बात है भाई। इन करंट ट्रांसफर्स की वजह से ही, करंट अकाउंट की वजह से ही आप अपनी नेट इनकम को शो कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उसकी वजह से आपके पास विदेशी करेंसी आ रही है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये कि आप लोगों को ज़्यादा रोज़गार देंगे, ज़्यादा आउटपुट जनरेट करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, ना जाने बहुत कुछ, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इन्हीं की वजह से आपके इनकम, आपके आउटपुट, आपके एम्प्लॉयमेंट पर सीधा असर पड़ता है। और यही डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे बताना भी चाहा कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो विजिबल आइटम पे बेस्ड होता है और करंट अकाउंट में उससे ज़्यादा आता है। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें से विजिबल आइटम्स ही इन्होंने डाल दिए हैं,
और उसमें विजिबल और नॉन विजिबल दोनों आते हैं, इनफैक्ट यूनिलैटरल भी आते हैं। स्कोप की बात करें तो नैरो स्कोप है, ठीक है, और ये कैसा थोड़ा सा उसके हिसाब से वाइडर स्कोप है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल वो सारे आ जाते हैं। जब आप बैलेंस की बात करते हैं तो ये बैलेंस सेम वापस से 3 तरीके से आने वाला है, ठीक है। या आपका बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, या आपका बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और बेसिकली ये क्या हो सकता है आपका इक्वल भी हो सकता है। ये कब सरप्लस होता है, करंट अकाउंट का सरप्लस कब होगा, ये तब होगा जब कहता है कि अराइज व्हेन क्रेडिट आइटम्स जो हैं आपके, यानी कि जो आपका पॉजिटिव आइटम्स हैं, मोर देन द डेबिट आइटम्स, ठीक है। इट इंडिकेट नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास एक्चुअल में नेट में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आपके पास कितनी विदेशी करेंसी एक्चुअल में आई है, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका बढ़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के खरीदने और बेचने से, ठीक है। और ये जो CAS है, यानी कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है, क्या करता है कि अराइज करता है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ imports of goods and services, ठीक है। I think it's the best thing. CAS signifies that the nation is a lender to the rest of the world, यानी कि lender to the rest of the world का मतलब ये है कि जब आप सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट आप इतना नहीं करते, तो विदेशी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप उनको बेचते हो। लेंडर कौन होता है, देने वाला। तो अगर आप सामान नहीं बेचेंगे तो विदेशियों की हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि उस केस में आप एक लेंडर की तरह ट्रीट होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, कि भाई हमें तो यही सामान बेच सकते हैं। अगर आपका डेफिशिट आ रहा है तो इस केस में क्या होता है, शब्द याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। इस केस में ये होता है कि जो आपके डेबिट आइटम्स हैं, ठीक है, वो आपके ज़्यादा होंगे क्रेडिट आइटम्स से, ठीक है। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिसिट्स इन करंट अकाउंट फॉल शॉर्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, इट लेड्स टू द करंट अकाउंट डेफिशिट, यानी कि आपने एक्सपोर्ट इतना नहीं करा, इस बार इंपोर्ट अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो उस वजह से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपका नेगेटिव दिखाई देगा। और ये क्या करता है, ठीक है, ये आपके जो करंट अकाउंट का डेफिशिट बैलेंस है उसको इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, CAD, यानी कि करंट अकाउंट डेफिशिट अराइज व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसकी वजह से वो आपको क्या महसूस करा देगा कि आप लोग तो बोरोवर हैं। जब सरप्लस हैं तो आपको लेंडर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और जब आप डेफिशिएट में हैं तो वो आपको ट्रीट कर सकता है किस तरीके से, एज अ बोरोवर। देन वो आपसे बात करें कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं करंट अकाउंट के। सबसे पहले अगर मैं क्रेडिट आइटम्स की बात करूँ तो विजिबल, इनविजिबल, ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और इनकम रिसिट्स एंड पेमेंट। ये क्या हो रहा है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं विजिबल का तो आपके पास पैसा आता है, आप इनविजिबल को बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है, अगर आप यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के रिसिट्स लेते हैं तो आपके पास पैसा आता है, अगर आपके पास इनकम्स की रिसिट्स है तो आपके पास पैसा आता है। और जस्ट इसका उल्टा, इंपोर्ट पेमेंट और पेमेंट, इस वजह से आपके पास से पैसा जा रहा होता है, ठीक है। नेट कैसे निकालते हैं, तो आप इसमें करेंगे कि जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। और जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं सर्विस का तो आपको मिलता है नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब आप ट्रांसफ़र रिसिट से ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा नेट ट्रांसफ़र रिसिट्स, और यहाँ मिल जाएगा आपको नेट इनकम रिसिट्स। और इससे आपको पता चल जाएगा आपका करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव है या फिर आपका नेगेटिव है, ठीक है।